लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण वे समझ नहीं पाते कैसे और क्या करें कि कार्य या बिजनेस में सफलता प्राप्त की जा सके। अगर आप भी सफलता की इस यात्रा को जानना चाहते हैं, कैसे अपने बिजनेस को कामयाब करें, ये जानना चाहते हैं। कामयाब बिजनेसमैन की सफलता और संघर्ष की आत्मकथा की महत्वपूर्ण बातों से प्रेरणा लेकर अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको ये बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। लेखक फिल नाइट, जो नाइक के को-फाउंडर रह चुके हैं, ने अपनी बुक शू डॉग में अपनी आत्मकथा लिखी है। उससे जुड़े कई इम्पोर्टेंट संदर्भ को बताया है। अपने संघर्ष के दौर से गुजरकर किस प्रकार सफलता हासिल की, उसके विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितने संघर्षों के बाद सफलता तक पहुंचते हैं, आदि आदि बातों को बताया है। इस बुक समरी में बुक के सभी महत्वपूर्ण संदर्भों को समराइज करके प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, जिससे बिजनेस की सफलता में, कार्य की कामयाबी में, एक सक्सेसफुल करियर को पाने में इम्पोर्टेंट और सही गाइडेंस मिल सके। लेखक ने किताब की शुरुआत अपने जिंदगी के शुरुआती दिनों से की है कि कैसे उनके दिन ओरेगन में बीते, जब उन्हें इतना तो पता था कि वह सफल होना चाहते हैं, लेकिन वह श्योर नहीं थे कि आखिर वह करना क्या चाहते हैं। वह सफल एथलीट बनना चाहते थे, जिसके लिए वह काफी उत्सुक भी रहते थे। लेकिन जब वह एथलीट बनने के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि किस तरह वह एथलीट को अपने कार्य से जोड़ पाएं, और खुद को कन्विंस किया कि यह हो सकता है, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने काम के प्रति समर्पित हो गए। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक क्रेजी आइडिया आया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने पिताजी से किया कि वह जापान से शूज खरीदकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करेंगे, और हो सके तो इसके लिए वह दोस्तों, परिवार के सदस्यों से बोलेंगे और यात्रा भी करेंगे। उन्होंने कहा वे खुद जापान जाकर अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि वहां उसका आइडिया कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, जिसके लिए वह सबसे राय लेंगे। इस आइडिया को सुनकर उनके पिताजी ने फाइनेंशियली हेल्प और आइडिया को सहमति दे दी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य इस आइडिया के लिए सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि इसमें काफी रिस्क है। फिर भी फिल यात्रा की तैयारी और जापान के बारे में जानकारी जुटाने में लग गए। जब वह पढ़ते नहीं थे, तब उस वक्त वह दौड़ा करते थे। इसमें उनकी रुचि भी थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने क्लासमेट्स को अपने बिजनेस पार्टनर बनने की अपॉर्चुनिटी देंगे। वर्ष 1962 में वह अपने ड्राइवर के साथ सैन फ्रांसिस्को गए, जहां वह कई दिनों तक अपने दोस्त के घर रुके और अपनी पहली यात्रा हवाई के लिए की, जहां उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने वहां और अधिक दिन रहने का फैसला लिया, जिसके लिए $100 में कंपार्टमेंट किराए पर लेने की सोची और जॉब की, जहां उन्हें एनसाइक्लोपीडिया, विश्व ज्ञान कोश, बेचने का काम करना था। लेकिन फिल नाइट अपने शर्मीले स्वभाव के कारण एनसाइक्लोपीडियाज बेचने में मुश्किल महसूस करते थे, तो उन्होंने जापान जाने का निश्चय लिया। फिल अपने ड्राइवर को हवाई में ही छोड़कर जापान के लिए अकेले ही निकल पड़े। वहां वो एक होटल में रुके, जहां कुछ लोग उनके पिताजी के जान पहचान वाले थे। उन्होंने उनके लिए होटल में अच्छी जगह का इंतजाम करवा दिया। होटल में ही फिल को उनके आइडिया के लिए कुछ नए लोग मिले, जिन्होंने फिल को जापान में बिजनेस कैसे करें ये बताया। फिल ने टोक्यो कंपनी के ओनर से बात की, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल बिजनेस के अनुभव फिल से शेयर किए। फिल ने अपने आइडिया के बारे में जापानी कंपनी को बताया, जिसे सुनकर कंपनी को आइडिया पसंद आया। फिर फिल एक टेनिस शूज कंपनी से भी मिले। फिल ने अपने बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाने के ओनित्सुका के ऑफिस गए, जहां कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के दौरान अपने आइडिया की बात की, कैसे वह अपने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं।
फिल ने एडिडास के मुकाबले अपने ब्रांड के लोएस्ट प्राइस की बात की और एथलीट के यूज की भी रिक्वायरमेंट बताई, जिसे एग्जीक्यूटिव सुनकर इम्प्रेस हुए। फिल ने ये भी बताया कि क्यों उसकी कंपनी ऑनिट्स शूज में बेचना चाहती है, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें उनकी कंपनी ब्लू रिबन को ऑनिट्स टाइगर शूज को में बेचने के लिए सहमत हो गए। क्रिसमस के दिन के आसपास कुछ शू सैंपल जापान पहुंच गए। फिल ने अपनी कंपनी के शू यूनिवर्सिटी के कोच मिस्टर बावमन को दिखाए, जिन्होंने फिल की कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनने में दिलचस्पी दिखाई। मिस्टर बावमन कोच कंपनी में ज्यादा हिस्सा नहीं चाहते थे और न ही हेड बनना चाहते थे, तो फिल ने उनके साथ 51% और 49% की पार्टनरशिप रखी। कोच को 49% का कंपनी पार्टनर बनाया। इसके बाद फिल ने ऑनिट्स के लिए 300 पेयर शूज मांगे। वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर की बात की। शूज जल्दी पहुंच गए तो फिल ने जॉब छोड़ी और शूज बेचना शुरू कर दिया। वर्ष 1964 में फिल ने और 900 शू पेयर्स मंगवाए, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया। उन्होंने अपना बिजनेस सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस तक फैलाया, जिससे बिजनेस अच्छा चलने लग गया। डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से परमिशन लेकर फिल ने और अधिक कॉन्ट्रैक्ट साइन, लगभग $70 के ऑर्डर अप्रूव किए। बिजनेस की सफलता के स्वरूप फिल को एक दिन एक खत मिला, जिसमें टेनिस के लिए इंटरेस्ट के चलते सेम पेयर शूज की रिक्वायरमेंट की गई थी, जो कई लोगों को चाहिए थे। ये खत जेफ जॉनसन ने फिल को भेजा था। इस खत को पढ़कर फिल ने जेफ को फुल टाइम जॉब ऑफर की, जिसको जेफ ने एक्सेप्ट कर लिया और फुल टाइम एक सेल्समैन के रूप में ब्लू रिबन से जुड़ गए। उस समय स्पोर्ट्स में रनिंग बहुत फेमस नहीं था, जूते बेचना आसान नहीं था, जिस वजह से जेफ को लगा कि वह कर पाएंगे या नहीं। उसी समय फिल के बैंक में ब्लू रिबन के ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। इस वजह से बैंक और फिल के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो फिल ने ऑनिट्स को यह अश्योर कराया कि वह वेस्ट में बेस्ट टेनिस डिस्ट्रीब्यूटर साबित होगा। फिल बैंक पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। ऑनिट्स के ऑर्डर भी डिले हो रहे थे, उनके पास टाइम भी कम था और लोन भी चुकाने थे, तो फिल ने ब्लू रिबन की असफलता के बारे में सोचकर कोई दूसरी जॉब के बारे में सोचना शुरू किया। फिल को प्राइस वाटरहाउस में जॉब मिल गई, जिसकी इनकम का अधिक भाग उन्होंने ब्लू रिबन में लगा दिया, जिसकी वजह से कंपनी ग्रो करने लगी। एक अकाउंटेंट होने की वजह से फिल ने कंपनी के सक्सेस और फेलियर के कारण को स्टडी किया और जानकारी प्राप्त की। फिल ब्लू रिबन को स्पोर्ट्स की एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जॉनसन को 3250 शूज बेचने का टारगेट दिया, जिसे जॉनसन ने पूरा किया और फिल ने सांता मोनिका में अपना नया स्टोर खोल दिया। फिल जापान गए और जापानीज के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने $20,000 के 5000 शू पेयर्स ऑर्डर किए। जैसे जैसे समय गुजरा, कंपनी का ग्रोथ होने पर फिल ने पुनः 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में फोकस किया, जिसके लिए फिल ने $1.2 मिलियन बैंक से लेने चाहे, लेकिन वह मंजूर नहीं हुए, तो फिल ने अपने दोस्त से $80,000 लेने की सोची। जापानी कंपनी फिल के कंपनी ग्रोथ से ज्यादा खुश नहीं थी। फिल भी अपने सप्लायर से ज्यादा खुश नहीं थे। वे कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो वो ऑनिट्स की जगह मैक्सिकन फैक्ट्री कनाडा से जुड़ गए और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पहले ऑर्डर के रूप में उन्होंने 300 शू पेयर्स का ऑर्डर दिया और नई टेनिस कंपनी ने नए डिजाइन, नए नाम के साथ जूता डेवलप किया, जिसका नाम नाइक रखा गया। अब ब्लू रिबन्स को अधिक कैपिटल की जरूरत थी और लोन की भी। फिल को कनाडा शू अच्छे नहीं लगे, जिस वजह से फिल नए सप्लायर को ढूंढने लगे, तो उनकी मुलाकात निपॉन रबर से हुई, जिनके सैंपल्स फिल को पसंद आए। उन्होंने 1000 शू पेयर्स का ऑर्डर दे दिया। वर्ष 1972 में फिल के नए टेनिस शूज डिस्कवर हुए। उसी समय शिकागो में नेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स गुड्स एग्जीबिशन की शुरुआत हुई थी। उसी समय नए शू
नाइक, निपॉन रबर द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए थे, जहां फिल ने नाइक जर्सीज और शूज एथलीट्स को न्यू ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने के लिए डोनेट किए और ये आशा रखी कि एथलीट इन शूज को पसंद करें। जब नाइक शूज को फेमस अमेरिकन टीम के एथलीट्स ने पहना तो उस समय एथलीट को इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे, तो फिल ने उन्हें ब्लू रिबन स्पॉन्सर करने पर जॉब घर ऑफर किया। फिल और ओनित्स्का के बीच प्रॉब्लम्स हुई और फिल नए कॉस्ट लगभग $250,000 नए स्पॉन्सर नए एथलीट्स के साथ अपनी कंपनी ग्रोथ में लग गए। फिल को और अधिक कैपिटल की जरूरत हुई जो बैंक के द्वारा ही पूरी हो सकती थी, लेकिन बैंक द्वारा फिल का अकाउंट चेक करने पर उन्होंने पाया कि फिल का अकाउंट रिस्क में है और अगर जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो जेल भी हो सकती है। दूसरी ओर नाइक के शू की डिमांड्स बढ़ने लगी। नाइक शूज पहनकर एथलीट्स ने गोल्ड मेडल भी जीते, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस से गुजर रही थी। वर्ष 1976 में फिल ने नए डिजाइन के शूज नाइक के रूप में उपलब्ध कराए। 2 नए इन्वेस्टर्स रखे। एम्प्लॉयर्स को कॉलेज बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम में डील स्पॉन्सर करने के लिए भेजा। नाइक के नए कॉन्ट्रैक्ट हायर किए गए। सरकार से कनेक्शन के कारण नाइक के लगभग $70 मिलियन सेल्स हुए। फिर फिल की मुलाकात चैंग से हुई ताकि चाइनीज मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, जिसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत थी। नाइक के साथ 2 एग्रीमेंट साइन किए गए ताकि 25 साल वो ये बिजनेस कर सके। नाइक 1980 में पब्लिकली इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी पहले दिन की स्टॉक प्राइस $22 मिलियन थी। फिल 40 साल पहले यूएस में लार्जेस्ट बिलियनर साबित हुए। नाइक की खरीदी आज लगभग $10 बिलियन से अधिक हो चुकी है। नाइक के कपड़े और जूते पूरी दुनिया में फेमस हैं और जिसके हजारों एथलीट स्पॉन्सर हैं। अपनी बिजनेस जर्नी में नाइक को अपने बिजनेस के लिए नेगेटिव व्यूज भी मिले, लेकिन फिर भी नाइक का काम अच्छा रहा। नाइक की फैक्ट्री साइगोन, वियतनाम में खुली। फिल ने अपने पूरे बिजनेस सफर में ये सीखा कि लक का भी सक्सेस में रोल होता है, लेकिन कड़ी मेहनत, अच्छी वर्क टीम, कार्य के प्रति डिटर्मिनेशन की कोई तुलना नहीं होती। फिल की सक्सेस जर्नी सिखाती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वक्त के प्रति फोकस, पूरी तरह समर्पण, दृढ़ता की जरूरत होती है। फिल सिर्फ सक्सेस चाहते थे जब तक उन्होंने सक्सेस प्राप्त नहीं कर ली, जिसके लिए वे अनेक कठिनाइयों से गुजरे। ये बुक उनके लिए एक अच्छी गाइडेंस है जो कुछ बड़ा करने के सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं। सफलता में लक सहायता करता है, लेकिन अपने कार्य के प्रति समर्पण जरूरी है। इस बुक समरी में फिल नाइट की आत्मकथा को प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब किया गया है। फिल नाइट के जीवन यात्रा में सक्सेस की शुरुआत से सक्सेस की ग्रैंड एक्सपेंडेशन तक का सफर, संघर्ष और सफलता की कहानी। सफलता के रूप में सही गाइडेंस का वास्तविक स्वरूप फिल के जीवन से सीखने को मिलता है, आदि बातों को दर्शाया गया है, जिसे इस बुक समरी के जरिए अच्छे से जाना समझा जा सकता है और प्रेरणा स्वरूप अपने जीवन में गाइडेंस के रूप में फॉलो किया जा सकता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।